BSPSCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क डे 12। और आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग। और आज का पूरा लेक्चर थ्योरी बेस्ड लेक्चर है, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका आता है क्वेश्चन इस टाइप के, इस तरह के टॉपिक से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू किम्बल एंड किम्बल द प्रिंसिपल्स ऑफ रैशनल परचेजेज। ये हम लोग पढ़े थे बीकॉम पार्ट 3 में, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, इन्वेंट्री या स्टॉक वैल्यूएशन में, स्टोर लेजर, रैशनल परचेज, प्रिंसिपल्स ऑफ रैशनल परचेज, ये हम लोग को पढ़ा जाता है बीकॉम पार्ट 3 इन्वेंट्री वैल्यूएशन में। तो बिल्कुल आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का एक तरह से रिवीजन हो रहा है जो आप लोग बीकॉम में पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू किम्बल एंड किम्बल द प्रिंसिपल्स ऑफ रैशनल परचेजेज। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रैशनल परचेज क्या है, रैशनल परचेज के कौन कौन प्रिंसिपल होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू किम्बल एंड किम्बल द प्रिंसिपल्स ऑफ रैशनल परचेज आर 5, यानी कि टोटल रैशनल परचेज के कितने प्रिंसिपल्स है? 5 प्रिंसिपल्स है। तो आंसर तो मिल गया कि 5 प्रिंसिपल्स है। लेकिन रैशनल परचेज क्या होता है? तो देखो, रैशनल परचेज का मतलब होता है कि अगर आप परचेज करने जा रहे हो तो परचेज मतलब क्या परचेज करना? मटेरियल परचेज करना। तो जब आप मटेरियल परचेज करने जा रहे हो तो आप ऐसे ही तो परचेज नहीं करोगे, आपको पहले डिसीजन लेना है। तो जब आप मटेरियल परचेज करते समय जब आप डिसीजन बना रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि वो डिसीजन क्या होने चाहिए? एफिशिएंट होने चाहिए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए। मतलब कि सीधा सीधी समझो कि मटेरियल खरीदते समय आप बुद्धि का प्रयोग करें ताकि आपका डिसीजन सही माना जाए। आप मटेरियल खरीदने में आप खर्चा कम हुआ, आपका प्रॉपर डिसीजन हो, इसी को कहा जाता है रैशनल परचेज। तो रैशनल परचेज बेसिकली परचेज डिसीजन है। इसमें मैनेजर डिसाइड करता है कि हमको मटेरियल परचेज करना है ताकि वो हमारा जो डिसीजन, जो परचेज से रिलेटेड जो डिसीजन बनाया गया वो एफिशिएंट हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, लॉजिकल हो। मतलब परचेज करते समय बुद्धि का, विवेक का प्रयोग कीजिए, यही रैशनल परचेज है। तो रैशनल परचेज में टोटल 5 प्रिंसिपल्स होता है। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। यह प्रिंसिपल कहता है कि आप तभी परचेज करें मटेरियल जब उसकी ज़रूरत हो, फालतू का क्यों खरीदें, यानी कि मटेरियल तभी खरीदना चाहिए जब ज़रूरत हो। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी, यानी कि आप जब मटेरियल खरीद रहे हो तो आपको क्वालिटी का भी ध्यान रखना। ये नहीं कि आप सस्ता के चक्कर में, आप चीपेस्ट के चक्कर में आप ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्ट लिया। तो मटेरियल अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, तभी तो सामान बढ़िया बनेगा। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्राइस कहता है कि आपको ना ज़्यादा महंगा लेना है ना सस्ता लेना है, एक रीजनेबल प्राइस पे आपको मटेरियल ख़रीदने हैं ताकि आपके बजट के अंदर में आ जाए। क्योंकि बजट बनाया जाता है उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। तो बजट बनाने समय आपके बजट के अंदर में हो ताकि वेरिएंसेज नहीं हो। तो इतना प्राइस का मटेरियल होना चाहिए ताकि वो आपके बजट में फिट हो। टाइमिंग भी, प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग क्या कहता है कि जब अवसर मिले तभी परचेज कीजिए। ये नहीं, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ऑफ सीजन चलता है, ऑफ सीजन में कीमत कम हो जाता है मटेरियल का, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप खरीद लो। तो प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग हो गया। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी कहता है कि आप मटेरियल परचेज करते समय इतना क्वांटिटी में मटेरियल खरीदे कि वो ना तो ज़रूरत से ज़्यादा हो ना ज़रूरत से कम हो। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा होगा वो आपका ओवर स्टॉक हो जाएगा, और ज़रूरत से कम हो तो फिर प्रोडक्शन में रुकावट हो जाएगा। अब ओवर स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है कि आपको गोडाउन में सामान रखने पड़ेंगे, फिर उसका खर्चा बढ़ गया। अंडर स्टॉकिंग का मतलब क्या हो गया कि आपके पास मटेरियल घट गया तो आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो दोनों नहीं होना चाहिए। आप इतने प्रॉपर क्वांटिटी में मटेरियल खरीदो कि वो ना तो ज़रूरत से ज़्यादा हो, मतलब कि ना ओवर स्टॉक हो और ना अंडर स्टॉक हो। तो ये 5 प्रिंसिपल्स है रैशनल परचेज के। तो जब भी अगर मैनेजर को अगर डिसीजन लेना हो तो ये पांचों प्रिंसिपल को फॉलो करने चाहिए। ये किनका करना है? किम्बल एंड किम्बल का। तो इसका आंसर हो गया, कितने रैशनल परचेज के प्रिंसिपल है? 5। ए हो गया आंसर इसका। सेकेंड देखो, व्हेन स्टॉक इज रीच्ड एट रीऑर्डर लेवल देन द स्टोर कीपर शुड सेंड, यानी कि स्टॉक जब रीऑर्डर लेवल पे पहुंच जाए, जैसे रीऑर्डर लेवल का मतलब है कि अब नया ऑर्डर प्लेस करना है,
यानी आपके पास मटेरियल नहीं है, नया ऑर्डर पर प्लेस करना है। तो नया ऑर्डर प्लेस करने के लिए स्टोर कीपर क्या करता है, परचेज रिक्विजिशन नोट इशू करता है। किसको, परचेज डिपार्टमेंट को। यानी कि परचेज रिक्विजिशन नोट कौन लिखेगा, कौन इशू करेगा, स्टोर कीपर। किसको इशू करता है, परचेज डिपार्टमेंट को, कि हमें मटेरियल चाहिए। तो स्टोर कीपर जब रीऑर्डर लेबल हो, मतलब नया ऑर्डर चाहिए या न्यू मटेरियल चाहिए, तब क्या करता है स्टोर कीपर, परचेज डिपार्टमेंट को परचेज रिक्विजिशन नोट भेजेगा। परचेज रिक्विजिशन नोट बेसिकली डॉक्यूमेंट है जिसका यूज़ किया जाता है जब स्टोर कीपर को मटेरियल चाहिए, तो परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट नोट भेजता है, उसी को कहते हैं परचेज रिक्विजिशन नोट। गुड्स रिसीव्ड, तो आंसर इसका सी हो गया। गुड्स रिसीव्ड नोट क्या होता है, गुड्स रिसीव्ड नोट बेसिकली यूज होते हैं तब जब गुड्स रिसीव्ड हो। स्टोर क्रेडिट नोट का यूज करते हैं जब गुड्स का रिटर्न हो। अब बिन कार्ड बेसिकली क्या होता है, फिजिकल रिकॉर्ड होता है। बिन कार्ड फिजिकल रिकॉर्ड है जिसमें हम मूवमेंट ऑफ गुड्स का को ट्रैक करने के लिए रिकॉर्ड करते हैं, मूवमेंट ऑफ गुड्स। और ये गुड्स मूवमेंट कहाँ से होंगे, स्टोर डिपार्टमेंट से, कि कितना मटेरियल आपका स्टोर डिपार्टमेंट से आउट हुआ, कितना मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट में इन हुआ, किसमें रिकॉर्ड करते हैं, क्वांटिटी में। इसलिए इसको फिजिकल रिकॉर्ड कहा जाता है, इसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, नहीं, क्योंकि केवल बिन कार्ड में क्वांटिटी रिकॉर्ड होता है कि कितना क्वांटिटी स्टोर डिपार्टमेंट से मटेरियल बाहर गया, कितना क्वांटिटी बाहर से स्टोर डिपार्टमेंट में इन किया, तो क्वांटिटी सिर्फ रिकॉर्ड होता है। इसलिए बिन कार्ड आपका फिजिकल रिकॉर्ड है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं है ये। अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है स्टोर लेजर। जब हम लोग पढ़े थे बीकॉम पार्ट 3 में लाइफो मेथड, स्टोर लेजर आप लोग को याद होगा लाइफो या लीफो मेथड से बनाते थे, फाइफो या फीफो मेथड से बनाते थे। तो स्टोर लेजर में क्या देखते थे कि क्वांटिटी के साथ साथ प्राइस भी दिखाते थे। तो ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड हो गया, स्टोर लेजर अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो बिन कार्ड भी मटेरियल के मूवमेंट को ट्रैक करता है, लेकिन केवल इसको फिजिकल रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि इसमें क्वांटिटी रिकॉर्ड होता है। और स्टोर लेजर में क्या है कि स्टोर लेजर भी मटेरियल के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए स्टोर लेजर करते हैं, लेकिन ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड है क्योंकि इसमें कितना क्वांटिटी मटेरियल इन आउट हुआ, कितने प्राइस पे हुआ, सारा चीज़ रिकॉर्ड हो जाता है। तो स्टोर लेजर आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो बिन कार्ड क्लियर है, तो आंसर इसका हो गया सी। आप लोग क्या करना, इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, इसको पूरा पढ़ लोगे। आज का पूरा लेक्चर थ्योरी बेस्ड है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज। नेक्स्ट थर्ड है आपका क्वेश्चन, द फर्स्ट पर्सन हु रिसीव्ड मटेरियल इज। पहला पर्सन जो मटेरियल रिसीव करता है, गेट कीपर। गेट कीपर मटेरियल रिसीव नहीं करता है। गेट कीपर क्या है, वो आपका एक्सेस को कंट्रोल करता है कि कौन स्टोर डिपार्टमेंट में इन करेगा, कौन स्टोर डिपार्टमेंट से बाहर जाएगा। तो गेट कीपर के पास वो एक्सेस होता है। मैनेजर पूरा का पूरा ऑपरेशन को देखता है, ना कि मटेरियल रिसीव करना मैनेजर का काम है। वर्कमैन क्या करता है, वर्कमैन जो है उसके पास मटेरियल आएगा तो मटेरियल को सही जगह पे लगाएगा। तो वर्कमैन पहला पर्सन तो नहीं है। पहला पर्सन क्या हो गया, स्टोर कीपर। आंसर बी। ये आप इसको पॉज करके पढ़ लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट, छोड़ना मत इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉलेज के लिए। 4 नंबर क्या है, एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। स्टोर क्रेडिट नोट यूज करते हैं जब गुड्स रिटर्न हो। बिन कार्ड बताया फिजिकल रिकॉर्ड है, जब हम लोग स्टोर डिपार्टमेंट में जो कितना मटेरियल बाहर गया स्टोर डिपार्टमेंट से, कितना मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट में इन किया, वो मूवमेंट को ट्रैक करते हैं क्वांटिटी में, लेकिन इसलिए इसको फिजिकल रिकॉर्ड कहते हैं। स्टोर रिक्विजिशन नोट जो है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इशू करता है जब उसको मटेरियल चाहिए होता है। स्टोर लेजर आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो मटेरियल के मूवमेंट को ट्रैक करते हैं और इसमें क्वांटिटी में भी रिकॉर्ड होता है और साथ में कितने प्राइस पे मटेरियल इन हुआ, कितने प्राइस वाला मटेरियल आउट हुआ, ये सारा रिकॉर्ड होता है। तो स्टोर लेजर आपका आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड। आंसर सी। ये वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लोगे। 5 नंबर है, इज यूज्ड फॉर इशूइंग मटेरियल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अभी बताया ना, स्टोर्स रिक्विजिशन नोट।
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू करने के लिए स्टोर इक्विजिशन नोट इशू किया जाता है। अब परचेज इक्विजिशन नोट होता है जब स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट भेजता है, तो ये स्टोर इक्विजिशन नोट इसका आंसर हो गया। बिन कार्ड तो बताए थे फिजिकल रिकॉर्ड में, स्टोर लेजर आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड हो गया। ये दोनों का काम सेम है, ये दोनों मटेरियल के मूवमेंट को ट्रैक करता है। बस बिन कार्ड में क्या करते हैं, केवल क्वांटिटी दिखाते हैं, स्टोर लेजर में क्वांटिटी प्राइस दोनों दिखाते हैं। स्टोर क्रेडिट नोट गुड्स रिटर्न होता है तब यूज करते हैं। तो इज यूज फॉर इशूइंग मटेरियल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आंसर क्या होगा, स्टोर्स रिक्विजिशन नोट। ये आपका नोट है, थोड़ा सा पढ़ लोगे इसको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल द स्टॉक रीचेज द स्टोर कीपर शुड इनिशिएट अ परचेज रिक्विजिशन। स्टोर कीपर क्या करता है, परचेज रिक्विजिशन नोट लिखेगा। परचेज रिक्विजिशन नोट लिखेगा, किसको लिखता है ये, परचेज डिपार्टमेंट को। तो ऐसा तभी होता है जब इसको नया मटेरियल चाहिए होता है, या जब स्टोर डिपार्टमेंट को लगता है कि हमें मटेरियल की ज़रूरत है। तो स्टोर डिपार्टमेंट को जब भी मटेरियल चाहिए वो परचेज डिपार्टमेंट को नोट भेजेगा, जिसको कहते हैं परचेज रिक्विजिशन नोट। तो यहाँ लिख रहा है कि कौन से लेवल पे स्टोर कीपर को परचेज रिक्विजिशन नोट भेजने चाहिए। पहला है मैक्सिमम लेवल पे क्यों चाहिए, अभी तो इतने सारे हैं आपके स्टॉक, तो स्टॉक जब अधिक हो तो क्यों हम रिक्विजिशन नोट भेजें, हमें मटेरियल अभी नहीं चाहिए। री ऑर्डर लेवल होता है जब हम नया ऑर्डर के लिए करते हैं, जब हमको एकदम न्यू इशू करना है, या जब हमको मिनिमम लेवल आपका सही है। एवरेज लेवल तो डिसीजन में यूज करना सही नहीं होगा, बुद्धिमानी नहीं होगा। एवरेज लेवल डिसीजन में हम यूज नहीं कर सकते। एवरेज नॉट एक्यूरेट, ये एक्यूरेट नहीं होता। स्टैटिक्स पर होना है, स्टैटिक्स क्या है, एक्यूरेट। स्टैटिक्स में रीजनेबल एक्यूरेट होता है, 100% एक्यूरेट नहीं होता। तो ये डिसीजन में यूज नहीं करना सही होगा। मिनिमम लेवल को सेफ्टी स्टॉक कर सकते हैं, मतलब कि जब मिनिमम लेवल आ जाए ना, इसका मतलब कि अब आप रेडी हो कि आपको मटेरियल और मंगवा लेने चाहिए। तो मिनिमम लेवल यानी कि जब स्टॉक मिनिमम लेवल पे पहुंच जाए तो स्टोर कीपर को परचेज रिक्विजिशन नोट भेज देना चाहिए, क्योंकि आप जो थोड़े कि रिक्विजिशन नोट भेजेंगे तो परचेज डिपार्टमेंट तुरंत दे ही देगा। तो आपके पास एक मिनिमम लेवल होना चाहिए ताकि ऑपरेशन रुके नहीं। तो जब मिनिमम लेवल जैसे ही आए, ये बेस्ट डिसीजन है कि आप परचेज रिक्विजिशन नोट परचेज डिपार्टमेंट को भेज दीजिए। ये सारा टॉपिक क्या है, डिसीजन बेस्ड है, मतलब समझो कि सब डिसीजन टूल है। मैनेजमेंट क्या है, डिसीजन टूल में यूज होता है। तो मिनिमम लेवल हो गया। ये एक वीडियो पॉज करके पढ़ लोगे, छोटा सा नोट। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल। लिखा है द यूज ऑफ फाइफो या फीफो मेथड इज सुटेबल। फीफो मेथड क्या होता है, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि जो पहले रिसीव्ड किया है उसको पहले इशू करेंगे। रिसीव का मतलब जैसे परचेज, परचेज या रिसीव्ड। तो डेट वाइज अगर हम डेटा बनाते हैं, जैसे कि मान लो 1 अक्टूबर 100 पीस रिसीव्ड किए, मान लो 10 कैरेट से। अक्टूबर 15 को फिर 100 पीस रिसीव किए 15 कैरेट से, मान लो। क्योंकि जैसे जैसे डेट आगे बढ़ते जाएगा, मान लो इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई हो रही है, मतलब कि प्राइस मान लो राइज कर रहा हो। अक्टूबर 30 तारीख को मान लो फिर 100 पीस हमने परचेज किया, रेट फिर बढ़ गया 20। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि प्राइस आपका राइज हो रहा है, ध्यान रखना। अब फीफो मेथड में क्या होता है कि पहले जो आया उसको पहले इशू करेंगे। तो इसमें 2 चीज़ आप समझो, एक होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक इन्वेंट्री या स्टॉक। तो फीफो मेथड क्या कहता है कि पहले जो है उसको पहले इशू करेंगे, मतलब कि जो पहले मटेरियल हमने मंगवाया है उसको पहले प्रोडक्शन में डालेंगे। तो पहले प्रोडक्शन में डालेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कौन से प्राइस पे चार्ज हो जाएगा, ओल्ड प्राइस पे। फीफो मेथड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कौन से प्राइस पे चार्ज हो जाएगा, ओल्ड प्राइस में, क्योंकि जो पहले आया उसको पहले इशू कीजिए। तो पहले क्या आया, ये ओल्ड ही प्राइस ना कहेंगे। और स्टॉक का वैल्यूएशन कौन सा होगा, स्टॉक कौन सा बचेगा, पहले वाला इशू होते जाएगा तो बाद वाला बचेगा ना। तो स्टॉक आपका रिसेंट प्राइस पे स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या देख रहे हो कि प्राइस बढ़ रहा है, राइजिंग प्राइस है। तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप ओल्ड प्राइस पे ले रहे हो। ओल्ड प्राइस मतलब 10 रुपया 15 रुपया मतलब कम है, तो
तो ओल्ड प्राइस जब आप कम पे ले रहे हो तो कॉस्ट भी तो कम लगेगा, कॉस्ट भी कम हुआ, और कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो फिर से ध्यान से सुनना, फीफो मेथड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग ओल्ड प्राइस पे चार्ज कर रहे हैं, तो ओल्ड प्राइस देखो 10 है, मतलब कि कम है। तो जब ओल्ड प्राइस कम है तो यानी कि कम प्राइस आप चार्ज कर रहे हो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होगा, और जब कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट अधिक होगा, और जब प्रॉफिट अधिक होगा तो आपको टैक्स भी अधिक देने पड़ेंगे। तो ये टैक्स के लिए सही नहीं है। मैनेजर इसको इग्नोर करेगा, बोलेगा कि भैया ये सही चीज़ नहीं है कि कुछ टैक्स अधिक देना पड़ रहा है, कोई भी टैक्स अधिक देना नहीं चाहेगा। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन क्या होगा, रिसेंट प्राइस पे हो जाएगा, मतलब अधिक प्राइस पे। तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन जब अधिक प्राइस पे हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का एंटीसिपेशन हो जाएगा। आप स्टॉक को अधिक प्राइस पे दिखा दिए, और जब स्टॉक को तुम अधिक प्राइस पे दिखा दी, इसका मतलब क्या, अकाउंट्स क्या शो करेगा कि इसको बेचेंगे तो हमको अधिक मिलेगा, तो अधिक मिलेगा तो प्रॉफिट का एंटीसिपेशन हो रहा है ना, मतलब कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का यहाँ पे वायलेशन है। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट पढ़े होगे कि प्रॉफिट का एंटीसिपेशन नहीं करना। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, क्योंकि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या करता है कि स्टॉक का वैल्यूएशन हम लोग क्या करते हैं, कम प्राइस पे करते हैं, ये अधिक प्राइस पे हो रहा है, तो ये राइजिंग प्राइस में यह मेथड बिल्कुल सही नहीं है। अब फॉलिंग प्राइस देखते हैं, कभी कभी फॉल तो होता नहीं है, फिर भी देख लो, जैसे परचेज 1 अक्टूबर को मान लो हम 100 पीस लिए, इस बार उल्टा है केस, 20 का रेट हो गया। 15 अक्टूबर को फिर 100 पीस लिए, मान लो ये 15 का रेट हो गया। अब 20 अक्टूबर को फिर 100 पीस लिए 10 के रेट से, यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। अब फीफो ही लगाते हैं, तो फीफो लगाएंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस प्राइस पे लेना है, ओल्ड प्राइस पे, और इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कौन से प्राइस पे आएगा, रिसेंट प्राइस पे। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओल्ड पे लेते तो ओल्ड में देखो अधिक प्राइस है, तो जब ओल्ड में अधिक प्राइस है तो कॉस्ट भी अधिक होगा। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओल्ड प्राइस पे ले रहे हो, ओल्ड प्राइस अधिक है तो कॉस्ट अधिक होगा, जब कॉस्ट अधिक होगा तो प्रॉफिट भी क्या होगा, अधिक होगा, प्रॉफिट कम जाएगा। खर्चा अधिक होगा तो प्रॉफिट कमेगा, प्रॉफिट कमेगा तो टैक्स भी कम देना पड़ रहा है। तो ये बेहतर तरीका है। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किस पे करेंगे, रिसेंट प्राइस पे। रिसेंट देखो क्या है, कम प्राइस है, कम प्राइस का मतलब कि यहाँ प्रॉफिट का एंटीसिपेशन नहीं हो रहा है, प्रॉफिट का एंटीसिपेशन नहीं हो रहा है, नो एंटीसिपेशन, नो एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। तो ये आपका बेस्ट तरीका है कि अगर प्राइस फॉल करे तो कौन सा मेथड सूटेबल है, फीफो या फाइफो, आंसर बी हो जाएगा। तो यूज ऑफ फाइफो मेथड इज सूटेबल, क्योंकि देखो जब प्राइस राइज कर रहा था तो प्रॉफिट आपका अधिक दिखा रहे हो अपने अकाउंट्स बुक में, तो टैक्स भी अधिक देना पड़ेगा। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन भी आप अधिक प्राइस में दिखा रहे हो तो प्रॉफिट बढ़ा कर दिखा रहे हो, अब प्रॉफिट दिखा रहे हो, जबकि इन्वेंट्री बिकेगा, मान लो 20 रुपये में तुम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करके दिखा दिया, अब मान लो उस समय बिकते बिकते क्या हो गया, 18 रुपये में बिका, तो तुम तो प्रॉफिट दिखा चुके हो। तो इसलिए कंजर्वेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करना जरूरी होता है ना, कि आप अनरियलाइज चीज़ आप बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाइए। तो ये आपका हो गया फाइफो मेथड के लिए, फॉलिंग प्राइस जब हो तो फाइफो मेथड आपका सूटेबल है। या पढ़ लोगे, इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लोगे। 8 नंबर है यूज ऑफ लाइफो या लीफो मेथड। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो लास्ट में आया है उसको पहले इशू करेंगे, मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा, रिसेंट प्राइस पे चार्ज होगा, लास्ट वाला पहले इशू कर रहे हैं, लास्ट मतलब रिसेंट प्राइस, और इन्वेंट्री पहले, अब लास्ट वाला इशू कर रहे हो तो बचेगा कौन वाला, पहले वाला, तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे ओल्ड प्राइस पे। अब इसमें भी मान लो एग्जांपल ले लो, परचेज कर रहे हैं हम, और मान लो अक्टूबर 1 100 पीस कर दें 100 के रेट 10 के रेट से, अक्टूबर 15 को फिर 100 पीस खरीदें मान लो 15 के रेट से, अक्टूबर 25 को फिर 100 पीस कर दे 20 के रेट से। क्या देख रहे हो यहाँ पे कि प्राइस राइज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करना है रिसेंट प्राइस पे, मतलब रिसेंट प्राइस अधिक प्राइस पे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब अधिक प्राइस पे करोगे तो कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा,
प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम देना है, तो ये बेस्ट है, यानी कि राइजिंग प्राइस में लाइफो आपका सूटेबल है। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन ओल्ड प्राइस पे मतलब कम प्राइस पे दिखा रहे हो तो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट का भी फॉलो कर रहे हैं, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल भी फॉलो हो रहा है कि प्रॉफिट का एंटीसिपेशन नहीं हो रहा है, तो लाइफो मेथड राइजिंग प्राइस में सूटेबल है। 8 का आंसर हो गया है। याद रखो फाइफो मेथड यूज करते हैं जब फॉलिंग प्राइस हो, लाइफो सूटेबल है जब राइजिंग प्राइस हो। ऐसे ये आपका नोट है एक छोटा सा, इसको पढ़ लोगे वीडियो पॉज करके। 9 नंबर है मिक्स्ड फॉर्म ऑफ मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। देखो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड होता है, मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन आप लोग पढ़े होगे बीकॉम पार्ट 3 में, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल वैल्यूएशन में है ये। एक तो आपका फाइफो या फीफो, एक लाइफो या लीफो, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सॉरी सिंपल एवरेज मेथड, एक होता है वेटेड एवरेज मेथड, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड। सिंपल एवरेज मेथड में हम लोग क्या करते हैं, प्राइस का एवरेज निकालते हैं, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं क्योंकि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का मिक्सचर कौन सा मेथड में है, तो ये मेथड नहीं होगा। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में क्या करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से इशू करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में क्या करते हैं, एक फिक्स प्राइस बना लेते हैं, जैसे कि मान लो 20 रुपये बना लिए, अब उसी प्राइस पे क्या होगा, इशू होगा, तो ये भी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है। रिप्लेसमेंट मेथड में मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों का मिक्सचर होता है, तो रिप्लेसमेंट मेथड हो गया, आंसर डी हो गया इसका। एक छोटा सा नोट है, वीडियो पॉज करके पढ़ डालोगे। 10 नंबर देखना, एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग द मटेरियल इशूड, मतलब सीधा सीधे समझो इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टाइम कौन कौन से फैक्टर आपका उससे संबंधित है, इनमें से पहला है टाइप ऑफ इंडस्ट्री और बिजनेस। इसको समझना, इंडस्ट्री का अलग अलग टाइप हो सकता है। मान लो एक इंडस्ट्री है जो पेरिसेबल गुड्स का इंडस्ट्री है, मान लो पेरिसेबल में एग्जांपल ले लो जैसे फिश, मछली, तो जहाँ पेरिसेबल गुड्स में डील होता है वहाँ पे फीफो मेथड सूटेबल है, क्योंकि मछली क्या है ना कि मछली आपका सड़ेगा, तो फीफो में क्या होता है जो पहले आया उसको पहले इशू कर दो, तो पहले आया उसको इशू कर देंगे तो क्या होगा, हमारा सड़ा हुआ हमारा मछली सड़ने का चांसेस कम है। क्योंकि अगर यहाँ सोचो कि अगर लीफो यूज करते हैं तो बाद में जो मछली है उसको पहले इशू कर दिए, तो पहले वाला मछली तो बचा रह गया, तो पहले वाला मछली बचा रह गया, पुराना हो गया तो सड़ जाएगा। तो पेरिसेबल प्रोडक्ट के लिए जो पेरिसेबल इंडस्ट्रीज है वहाँ पे मतलब फीफो मेथड ही सूटेबल है। और वही मान लो ले लो जैसे कॉटन या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे कौन सा मेथड सूटेबल होता है, लीफो, नहीं तो फिर वेटेड एवरेज। लीफो नहीं, वेटेड एवरेज दे दो, वेटेड एवरेज। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इंडस्ट्री अलग अलग है, अलग अलग तरह का प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो जिस तरह का इंडस्ट्री है उसके हिसाब से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर सकते हैं, तो ये एक फैक्टर हो गया इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। एट व्हाट इंटरवल द मटेरियल इज परचेज। अब देखो इसको समझना, अगर मटेरियल बार बार खरीदने की ज़रूरत हो रही है फ्रिक्वेंटली, इसको यहाँ पे देख लो, अगर मटेरियल बार बार खरीदने की ज़रूरत पड़ रही है तो फाइफो मेथड सूटेबल है आपका, या वेटेड एवरेज। अगर मटेरियल बार बार खरीदने की ज़रूरत पड़ रही है तो फीफो मेथड या वेटेड एवरेज सूटेबल है। अगर परचेज लेस फ्रीक्वेंट है, मतलब बार बार नहीं खरीदना पड़ रहा है, तो लाइफो मेथड या लीफो मेथड सूटेबल है, तो ये भी नहीं होगा। द रोल ऑफ करेंट प्राइस ऑफ मटेरियल इन द कॉस्ट, बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा ना एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन है रिप्लेसमेंट मेथड, तो ये भी आपका फैक्टर हो गया। तो सभी फैक्टर्स है, तो आंसर क्या हो गया, डी, यानी कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने के टाइम ये सारे फैक्टर उससे संबंधित है, मतलब इंडस्ट्री जिस तरह का उस हिसाब से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होगा। अगर मटेरियल का इंटरवल देखते हैं कि मटेरियल फ्रीक्वेंटली परचेज हो रहा है या लेस फ्रीक्वेंट परचेज हो रहा है, तो फिर अगर मटेरियल फ्रीक्वेंटली परचेज है तो अलग मेथड यूज होगा, मटेरियल लेस फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं तो उसका अलग मेथड होगा, करेंट प्राइस है तो फिर उसका अलग वैल्यूएशन करेंगे। तो इस तरह से इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कई मेथड्स बनाए गए हैं। ये एक वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लोगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको रिपीट करके देख लोगे। थैंक यू।